विनीत ने अपनी सहपाठी चेतना दीक्षित के साथ दोस्ती, मोहब्बत और विवाह की सीढ़ियां 2 साल में कुछ इस तरह चढ़ ली कि एक दिन चेतना उसके घर हमेशा के लिए आ बसी। अपनी सफलता पर अभिभूत हो गया विनीत, साथ ही सावधान। प्रेम का प्रथम ज्वार जरा धीमा पड़ा तो उसे सबसे पहले यह चिंता हुई कि जिस आसानी से उसने चेतना को पटा लिया, उतनी ही आसानी से कोई और ना उसे पटा ले। साल भर में चेतना की कमनीयता में कोई कमी नहीं आई, उल्टे उसमें इजाफा ही हुआ था। शोखी अब बातों के साथ साथ उसकी आंखों में भी उतर आई थी। दरअसल विनीत आजाद भारत के अधिसंख्य शिक्षित नवयुवकों जैसा ही था। थोड़ा थोड़ा सब कुछ, थोड़ा सा आधुनिक, थोड़ा सा पारंपरिक, थोड़ा सा प्रतिभावन, थोड़ा सा कुंद, थोड़ा सा चैतन्य, थोड़ी सा जड़, थोड़ा सा प्रगतिशील और थोड़ा सा पतनशील। सभी की तरह उसके सपनों की स्त्री वही हो सकती थी जो शिक्षित हो पर दबकर रहे, आधुनिक हो लेकिन आज्ञाकारी, समझदार हो लेकिन अलग सोच विचार वाली ना हो। विनीत देखता कि चेतना अपना पूरा दिन किसी न किसी बात या काम में मगन रहकर बिताती। ऐसा लगता जीवन की कोई सुर ताल उसके हाथ लग गई है और वह एक लंबी नृत्य मुद्दा में लीन है। एक दिन उसने सोचा कि चेतना को तोल लेना चाहिए। उसने बात कुछ इस तरह शुरू की, चेतू, तुम्हारे सिवा और किसी से बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके कान यह सुनने का इंतजार कर रहे थे कि चेतना कहेगी कि उसे भी विनीत के सिवा किसी और लड़के से बोलना गवारा नहीं। चेतना ने कहा, यह तो गंभीर समस्या है। कल को मेरे दोस्त घर आएंगे तो तुम क्या करोगे? मैं दूसरे कमरे में चला जाया करूंगा, उसने जल भूनकर जवाब दिया। देखो, मुझे तो सबसे बोलना अच्छा लगता है, बच्चों से, बड़ों से, यहां तक कि मैं किताबों और टीवी भी बोल बोल कर देखती हूं। चेतना, दुनिया इस बीच बहुत खराब हो चली है। जब भी तुम किसी से बात करो थोड़ा फासले से बोला करो। लोग लड़कियों के खुलेपन का गलत मतलब निकालते हैं। अरे निकालने दो ना, ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। चेतना ने कंधे उचका दिए। मकान में नीचे के कमरे खाली पड़े थे। दरअसल यह विनीत के बाबा का बनाया हुआ मकान था। उसमें उन्होंने निचली मंजिल पर आंगन की बाहरी तरफ 4 कमरे इसलिए बनवाए थे कि उन्हें दुकानों के लिए किराए पर उठा लिया जाए। बाबा तो रहे नहीं, उनके नीति नियम भी उनके साथ ही विदा हो गए। विनीत के माता पिता यहाँ रहने आए नहीं। उनकी नियुक्ति इन दिनों जम्मू में थी। विनीत को यह पसंद नहीं था कि घर का कोई भी हिस्सा किराए पर चढ़ाया जाए। वे 4 कमरे खाली पड़े थे। महीने में एक बार सफाई करवाने के लिए इनका ताला खोला जाता था। घर की नौकरानी बड़बड़ाते हुए कमरों में झाड़ू लगाती और चेतना फौरन उसे 5 का नोट पकड़ा देती थी। इस साल दिसंबर में ठंड इतनी बढ़ी कि आकाश से सूरज और धरती से धूप उड़नछू हो गए। लोगों ने अपने कुल जमा गर्म कपड़े पहन लिए, लेकिन हर वक्त यही लगता जैसे हर अंग बर्फ में लिपटा हुआ है। ऐसी एक ठंडी शाम कॉफी हाउस से लौटते हुए विनीत और चेतना की नजर अपने रिक्शे वाले पर पड़ी। उसने एक सूती चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन रिक्शा चलाने से वह बार बार उड़ रही थी। चादर के नीचे कमीज भी सूती थी। वे द्रवित हुए। विनीत ने कहा, घर में इतने पुराने गर्म कपड़े पड़े हैं, इसे 2 एक कपड़े ही दे दो। चेतना बोली, नीचे के कमरे में बड़े ट्रंक में होंगे। घर पहुंचकर चेतना ने रिक्शे वाले से कहा, अरे रुको, तुम्हें स्वेटर देते हैं। वह ऊपर से कमरे और बड़े ट्रंक की चाबियां लाई। ट्रंक में वाकई बाबा आदम जमाने के रजाई गद्दे और पुराने कपड़े भरे पड़े थे। उसने अच्छी हालत वाला एक गर्म कुर्ता और ऊनी चादर निकाल कर रिक्शे वाले को दे दी। रिक्शा वाला उनसे घर पहुंचाने का किराया नहीं लेना चाहता था। वह बार बार हाथ जोड़ता, नहीं मालिक, आपने कई दिनों की मजदूरी मुझे दे दी है। पर विनीत और चेतना ने जोर देकर उसे पैसे दे दिए। रात को नीचे का मुख्य द्वार बंद करते हुए चेतना ने देखा, रिक्शे वाला कहीं गया नहीं। वह वहीं उनके घर के आगे रिक्शे में ऊनी चादर ओढ़कर गुड़ी मुड़ी होके पड़ा हुआ है। उसने विनीत को बताया। विनीत चिंतित हो गया। यह बर्फानी रात में अकड़कर मर जाएगा चेतना, देख लेना। चेतना ने सुझाया, विनीत, क्यों ना इसे नीचे के कमरे में रात काटने दे, सारे के सारे कमरे खाली ही तो पड़े हैं। विनीत ने नीचे जाकर रिक्शे वाले को उठाया और कमरा दिखा दिया। शरण का आश्वासन मिलने पर रिक्शे वाले ने हाथ जोड़कर विनीत के आगे झुककर धन्यवाद दिया। फिर उसने हाथ ऊपर उठाकर परवरदिगार का भी शुक्रिया अदा किया। विनीत ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया, रहमत। यह सब सिर्फ एक रात का इंतजाम था जो सारी सर्दियां जारी रहा। इतनी ठंड में उससे यह कहना कि जाओ अपना रास्ता नापो बड़ा कठिन था, खासकर तब जब रहमत सुबह उठकर 4 कमरों के आगे आंगन ड्योढ़ी में भी झाड़ू लगा देता, पौधों में पानी डाल देता और बड़ी खुशी खुशी विनीत को दफ्तर छोड़कर आता। कभी कभी चेतना भी उसके रिक्शे में बाजार चली जाती थी।
एक रात बहुत ज्यादा ठंड पड़ी। पहाड़ी कस्बों में बर्फ गिरी तो मैदानी कस्बे भी जमने लगे। चेतना को लगा रहमत को ठंड लग रही होगी। उसने अपने कमरे की खिड़की से आवाज लगाई, रहमत, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? रहमत ने जवाब दिया, नहीं मालकिन। विनीत की नींद टूट गई। उसने चिढ़कर चेतना की तरफ देखा। यह बात दिन में भी तो पूछी जा सकती थी। अरे दिन में तो धूप की रजाई होती है ना, पाला तो रात में ही पड़ता है, चेतना ने जवाब दिया। अगर उसे ठंड लग भी रही है तो तुम क्या करोगी? क्या अपनी रजाई उसे दे दोगी? तुम तो बात का बतंगड़ बना देते हो। वह ऐसा कहेगा ही नहीं, विनीत बड़बड़ाया। मेरी अच्छी भली नींद चौपट कर दी तुमने। दफ्तर की तरफ से स्कूटर खरीदने के लिए विनीत ने 6 महीने से अर्जी लगा रखी थी। इसमें यह सुविधा थी कि सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित मूल्य पर 10% की रियायत मिल जाती और मांगने पर प्राविधिक खाते से पैसे निकालने की अनुमति भी। जिस दिन स्कूटर आवंटन की खबर आई, विनीत बहुत खुश हुआ। उसने शाम को घर पहुंचकर चेतना को बताया। चेतना के मुंह से तत्काल निकला, बेचारे रहमत का क्या होगा? इसका क्या मतलब? हमने क्या उसका ठेका ले रखा है? अरे जाए जहां से आया था। विनीत झुंझला गया। यकायक वे कहां सिर छुपाएगा? 6 महीने से तो यहां टिका हुआ है। स्कूटर आने के बाद हम रिक्शे वाले का क्या करेंगे चेतना? हमने कोई सरकारी रैन बसेरा तो नहीं खोल रखा है? अरे इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। चेतना बोले बिना नहीं रह सकी। तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारा वह क्या लगता है? मैंने सोचा था कि तुम स्कूटर की खबर सुनकर खुश होगी, पर तुम तो। खुश तो मैं हूं, पर गरीब का आसरा छिनेगा, यह बात खराब है। तो क्या करें? क्या हम एनजीओ खोलकर बैठ जाएं और अपने इलाके के सारे भूखे नंगों को शरण दे दें? इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए। हम तो एक अदद बेघर के सिर पर छत भी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि वो तो अपने पैरों पर खड़ा है। विनीत चिढ़ गया, बहुत चिढ़ गया। उसने मन ही मन तय किया, आने दो आज रहमत को। उसे ऐसी झाड़ पिलाऊंगा कि खुद ही अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भाग जाएगा यहां से। लेकिन यह चिढ़ केवल रिक्शे वाले तक सीमित न थी। छोटी छोटी बातों में विनीत को ढेर सा गुस्सा उमड़ता। कई बार वह अपने दफ्तर के दोस्तों को घर लाता। वे तय करते विनीत के घर बैठकर बियर वियर पीकर थोड़ा रिलैक्स किया जाए। बाकी साथियों के घर में एकांत का अभाव था। किसी के यहाँ माँ बाप की मौजूदगी थी तो किसी के घर में बच्चों की चिल्लपों की आराम का माहौल नहीं बनने देती। विनीत का घर इस मामले में निरापद था। इस तरह के कार्यक्रम के लिए सब खुशी खुशी खर्च में हिस्सा भी बांटते। चेतना नमकीन और सलाद का इंतजाम भी कर देती, लेकिन नमकीन की प्लेटें रखने के साथ साथ वे खुद भी आ बैठती। विनीत किसी न किसी बहाने उसे वहां से उठाता रहता। जरा नमक लाओ, नींबू लाओ, बर्फ लाओ। वह फौरन सामान लाकर पुनः बैठ जाती। किसी तरह अपने गुस्से को जब्त कर विनीत रात में चेतना को समझाने की कोशिश करता। देखो चेतू, तुम मेरे दफ्तर के लोगों के सामने मत बैठा करो, ये अच्छे लोग नहीं हैं। मुझे तो उनमें कोई खराबी नहीं दिखती। कितनी इज्जत से बात करते हैं। चेतना असहमत होती। अरे यह सब दिखावा है। दफ्तर में ये लोग दूसरों की बीवियों पर भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, तुम नहीं जानती। अगर ये इतने खराब लोग हैं तो तुम्हें भी तो इनसे दूर रहना चाहिए। देखो, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं। मेरा कर्तव्य है तुम्हारी रक्षा करूं। विनीत ने बात समाप्त कर दी। विनीत ने पाया बाजार में कितनी ऐसी दुकानें थीं जिनके दुकानदार चेतना से हंसकर बात करते थे। उसके कहने पर 2-4 रुपए की छूट भी दे देते थे। कुछ विक्रेता तो उसकी पसंद ऐसे समझते कि उसके बोलने से पहले ही उसकी मर्जी का सामान निकालकर काउंटर पर रख देते। विनीत ने एक दिन कहा, चेतू, तुम क्यों बाजार जाकर परेशान होती हो? ऑफिस से आते हुए मैं ही ला दिया करूंगा जो लाना हो। तुम सुबह लिस्ट बनाकर मेरी जेब में रख दिया करो। अपने प्रेमी पति को तकलीफ नहीं देना चाहती थी चेतना, लेकिन उसे अपनी आजादी भी तो प्रिय थी। अब वह बिना विनीत को बताए दोपहर में बाजार के लिए निकल पड़ती। कई बार बिना कुछ लिए भी लौट आती, पर बाहर निकलने का सुख अपनी जगह था। दुकानों में सजे सामानों का यह पत्र पत्रिकाओं में आए दिन सामानों से मिलान करती और मनी मन तय करती कि कौन सी जगह पिछड़ी है तो कौन सी आधुनिक। घर में आने वाले अखबार और पत्रिकाओं की संख्या मजे की थी, क्योंकि दोनों पढ़ने के शौकीन थे। विनीत जहां हर पत्रिका एक बार उलटकर सरसरी तौर पर पढ़ता, चेतना उसे आद्योपांत पढ़ती। उनमें प्रकाशित लेख, कहानी, कविता पर विचार करती और अपनी सहेलियों से या विनीत से उन पर चर्चा करती। विनीत कहता, देखो,
रचनाओं में तर्क से ज्यादा तन्मयता देखी जाती है। चेतना कहती, तर्क के बिना जीवन में कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, साहित्य भी नहीं। सहेलियां समझाती, तुम क्यों सारा दिन माथापच्ची करती रहती हो इन पत्रिकाओं में, कहानियों में सिर्फ झूठ ही झूठ होता है। चेतना अपनी सहमति और असहमति व्यक्त करने में जरा भी देर न लगाती। वह संपादकों को लंबे लंबे पत्र लिखती। जिन रचनाओं में लेखकों के फोन नंबर या पते दिए होते, वह उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करती। ज्यादातर तो किसी का उत्तर नहीं आता, लेकिन हाँ, एक बार एक कहानी लेखक ने उसे जवाब दे दिया। उसने बड़ी सादगी से चेतना के तर्क मान लिए और कहा, जहां तक मेरी बुद्धि की पहुंच थी मैंने कहानी लिखी, आप मुझसे ज्यादा प्रखर हैं। पति पत्नी दोनों ने यह पत्र पढ़ा। दोनों की प्रतिक्रिया अलग थी। विनीत ने कहा, कितना बड़ा लेखक है और कितना विनम्र, उसने तुम्हारे आगे हथियार डाल दिए। चेतना बोली, गलत विनीत, यह लेखक बड़ा चालाक है, उसने ऐसा लिखकर अपना पीछा छुड़ाया है। चलो छोड़ो, तुम्हें भी क्या पड़ी है जो तुम लोगों को चिट्ठी लिखती फिरती हो या फोन करो। कहानियां पढ़कर भूल जाने के लिए होती हैं चेतू। चेतना ने पाया इधर रोज विनीत उसका फोन उलट पुलट करता है। ध्यान देने पर उसे समझ आया कि वह यह देखता है कि पत्नी के पास किसका फोन आया और उसने किसको फोन किया। कितनी ऊंची हरकत है। मैं तो इससे दफ्तर के हर मिनट का हिसाब नहीं लेती। उसे महसूस हुआ। चेतना का मन कुछ बुझ गया। उसे लगा जैसे उसके ऊपर एक अनदेखा कैमरा लगा हुआ है। उसने किताबों के बजाय कंप्यूटर में मन लगाना शुरू कर दिया। यह क्या, चेतना को जैसे घर बैठे नई निराली दुनिया मिल गई। हर विषय पर इतनी जानकारी, इतनी विविधता, सत्य और तथ्य जानने की उत्कंठा अब कहीं संतुष्ट होने लगी। विनीत हैरान रह गया। वह जैसे ही कोई बात कहता, चेतना उसके 10 पहलू सामने रख देती। विनीत ने उसे नया नाम दे दिया, मिनीपीडिया। चेतना की प्रखरता से विनीत प्रभावित भी था और प्रताड़ित भी। उसे लगता जिंदगी की दौड़ में चेतना उसे बहुत पीछे छोड़ सकती है। फेसबुक पर चेतना के हजारों दोस्त बन गए। वह अब घर ही घर में एकदम मगन रहती। वह रात में जागकर इंटरनेट पर कुछ न कुछ पढ़ती रहती। आजकल विनीत कुढ़ रहा है और मना रहा है कि कहीं चेतना नौकरी करने का इरादा न कर ले। लगता है वहां भी वह उसे पछाड़ गिराएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या सोच है। फिर मिलेंगे अगली बार निकाल कर साहित्य के पिटारे से अनोखी निराली कहानियां। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का दिल से, ईमानदारी से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।